हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेट ISPSU मेंटर्स। सो अभी रिसेंटली गेट ने जो है अपना 2021 का एक नया सिलेबस लॉन्च किया। उसमें कुछ चीज़ें उसने इसी के लिए रिमूव कर दी या कुछ चीज़ें उसने ऐड कर दी। सो आज का हमारा मेनली डिस्कशन इसी चीज़ पर रहेगा एंड मैंने एक डिटेल डिस्कशन करूंगा इसके बारे में कि उसने क्या चीज़ें आपके साथ ऐड की आपके सिलेबस में, क्या रिमूव की, इसका क्या इफेक्ट होगा एंड क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारा डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ये आपका जो सिलेबस अभी आपके सामने है ये 2020 का है, यानी कि जो अब तक का सिलेबस था मैथमेटिक्स का वो ये था। अगर हम इसमें बात करते हैं 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर लीनियर अलजेब्रा एंड 2021 के अंदर लीनियर अलजेब्रा में उसने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, ना ही कैलकुलस के अंदर कोई चेंज हुआ है और ना ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। वेक्टर एनालिसिस भी आपका सेम है। बेसिकली जो चेंज किया उसने, एक सबसे बड़ा चेंज किया है कि न्यूमेरिकल मेथड्स को रिमूव कर दिया। जो ये न्यूमेरिकल मेथड है ना, ये आपका 2021 में नहीं आएगा। आप अगर सिलेबस चेक कर सकते हो तो देख सकते हो 2021 में न्यूमेरिकल मेथड नहीं आएगा। बेसिकली अगर आप देखो, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लास्ट के कई ईयर से, 2-3 ईयर से कभी एक क्वेश्चन आ गया कभी नहीं आ गया, तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट पहले भी नहीं था। एंड मेरा सजेशन ये है कि जब उसने हटा दिया तो आप कभी पढ़ के मत जाओ इसको। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट रखी है। जो ये आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस था, ये वाला पार्ट उसने रिमूव कर दिया। सो ओवरऑल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल मेथड आपका रिमूव किया गया है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस उसने यहां से रिमूव कर दिया। तो ये दो चीजें हैं। सो ये तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट हो गया कि न्यूमेरिकल मेथड्स हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स की बात तो ये हुई। बाकी मैथमेटिक्स कंप्लीटली सेम है। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी की। नेटवर्क थ्योरी के अंदर क्या कोई चेंज है? ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, जो मतलब उसने यहाँ पे रिटर्न में दिया है, रिटर्न में दिया है तो हाँ कुछ चेंजेस हैं रिटर्न के अंदर, कि उसने कुछ चीजें ऐड कर दी। जैसे कि अगर मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं तो उसने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे। देखो, पहले ये नहीं लिखा हुआ था फेजर, कॉम्प्लेक्स पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर ए साइनोसोडल एसी एनालिसिस। ये टर्म्स उसने यूज नहीं की थी पहले वाले में। ठीक है, जब हम पहले बात करते थे सिलेबस के अंदर तो उसने ये वाली टर्म्स यूज नहीं की थी, फेजर, कॉम्प्लेक्स पावर। बट पहले भी हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते थे एंड अब भी हमें ये पढ़नी पड़ेगी, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। यानी यहाँ पे ये चीजें कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती, उसने लिख के दे दिया या ना लिख के दे, हमने पहले भी इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ता था। राइट। तो अगर मैं ओवरऑल नेटवर्क थ्योरी की बात करता हूं तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेजर, कॉम्प्लेक्स पावर और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम पहले भी पढ़ते आए थे एंड आज भी यही चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में उसने मेंशन कर दी। तो पहले से पढ़ रहे हैं तो अब भी पढ़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब सिलेबस में यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी के अंदर कोई चेंज नहीं है। सेकंड थिंग, अगर मैं सिग्नल एंड सिस्टम की बात करूं तो सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं उसने। देखो, अगर मैं सिग्नल एंड सिस्टम की बात करता हूं, सिग्नल सिस्टम के अंदर पहले हम लोग एफएफटी पढ़ते थे, बट अब उसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया कि एफएफटी। बट अगर डीएफटी मेंशन किया है, एफएफटी बेसिकली डीएफटी का ही एक पार्ट होता है। डीएफटी निकालने की एक एल्गोरिथम होती है जिसकी हेल्प से हम लोग डीएफटी निकालते हैं। राइट। तो अगर उसने सिलेबस में डीएफटी लिख दिया तो वो एफएफटी की आपको कॉम्प्लेक्सिटी वो सारी चीजें नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चंस बना सकता है कि कहीं आपको बटरफ्लाई डायग्राम दे देगा, बोलेगा इससे बताओ आपका क्या बन के आ रहा है डीएफटी, जिस टाइप का इस बार एक क्वेश्चन आया था। सो मेरा सजेशन तो ये है कि आप ये मान के चलो कि एफएफटी उसने सिलेबस से हटाया है। लिखा है कि एफएफटी सिलेबस में नहीं है, पहले एफएफटी यहाँ पे लिखा हुआ होता था, बट अब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि एफएफटी है। ठीक है, तो हो सकता है वो बटरफ्लाई डायग्राम से कोई क्वेश्चन दे दे, तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप इसको कंप्लीटली इग्नोर मत करके चलो। ठीक है, मान के चलो कि हाँ ये एक पार्ट है अभी भी। एंड हाँ, ये नहीं पढ़ना आपने कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो सारी चीजें, वो फॉर्मूले नहीं पढ़ने। बटरफ्लाई डायग्राम, डीएफटी कैसे निकाल सकते हैं एफएफटी से, बटरफ्लाई डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा बताओ अब यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे क्या चीज होगी। वो क्वेश्चन यहाँ से आज भी बन सकते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक है, बाकी आप एफएफटी को पढ़ के चलना, मेरे हिसाब से आप छोड़ के नहीं चलना। हाँ, एक चीज जो मेन हुई है सिग्नल सिस्टम के साथ, डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग टेक्निक्स।
फिर से वही चीज है यार, डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग टेक्निक्स जो हम लोग पढ़ते थे, कभी मुझे नहीं लगता हार्डली एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा इनसे आए हैं कभी आज तक। ठीक है। सो पहले भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, आज भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को डिजिटल डिजाइन नहीं करा सकता, बट आपको HN इंपल्स रिस्पॉन्स देके वो पूछ सकता है किस टाइप का फिल्टर है। वो क्वेश्चंस आज भी बनेंगे, बट डिजाइनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यहाँ से। तो ये माइंड में रखना, कभी आप ये सोच के चलो कि उसने इंपल्स रिस्पॉन्स दे दिया यार ये तो फिल्टर डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना है किस टाइप का फिल्टर है। उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आज भी आ सकते हैं, तो ये माइंड में रखकर चलना। तो ये नहीं मानना कि ये कंप्लीटली रिमूव हो गया। ठीक है, हाँ सिलेबस से उसने रिमूव कर दिया, बट उस टाइप के क्वेश्चन आज भी यहाँ से बन सकते हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, तो इसका मतलब सिग्नल सिस्टम में ओवरऑल देखा जाए तो एक माइनर सा चेंज है जो आपको FFT नहीं पढ़ना है, डिजिटल फिल्टर डिजाइन। डिजिटल फिल्टर डिजाइन तो पहले भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, FFT थोड़ी रखता था। सो FFT नहीं पढ़ना, बट बटरफ्लाई डायग्राम में आपको सजेशन दूंगा कि एक बार आप पढ़ के ही जाना। राइट। नेक्स्ट आपके पास है EDC। देखो EDC के अंदर उसने क्या चेंज किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। एक ये इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन प्रोसेस, राइट, ये यहां पे उसने चेंज किया है, ये उसने सिलेबस से रिमूव कर दिया। क्लियर है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, इससे हार्डली एक या दो क्वेश्चंस आज तक मुश्किल से आए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, वो भी पास्ट में आते थे 2010 से पहले। उसके बाद मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन आया होगा। सो पहले भी मेरे लिए तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, आज भी इंपॉर्टेंस नहीं, बट मैं पढ़ के तो गया था जब मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है। बट अभी भी मेरे मेरे हिसाब से जब इसने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है कि आप मानो कि बहुत बड़ा चेंज कर दिया गेट ने यार, ये टॉपिक हटा दिया। इससे हमें पहले भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, अब भी हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर है बात ये। तो EDC में मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम उसके हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, तो उसने क्या कर दिया कि इससे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है फैब्रिकेशन वो प्रोसेस हटा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते आज के टाइम में। अब हम बात करते हैं एनालॉग सर्किट की। एनालॉग सर्किट में कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपने ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, उसने क्या किया, आपके 555 टाइमर्स को हटा दिया है सिलेबस से। ठीक है, 555 टाइमर एंड वेव फॉर्म फंक्शन जनरेटर एंड वेव फॉर्म शेपिंग सर्किट। तो 555 टाइमर्स यहाँ पे अपने सिलेबस में अब नहीं है, तो 555 टाइमर को आप छोड़ सकते हो। राइट। एंड बाकी आपके पास सिलेबस लगभग सेम है एनालॉग सर्किट का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स फिर से उसने सिलेबस से हमारे पास रिमूव कर दिए हैं। जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स थे ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो गए हैं। जो विन ब्रिज, हार्टले, कोलपिट, वो सारे ऑसिलेटर्स थे वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो गए हैं। लेकिन ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर उसने ऑसिलेटर्स डाले हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो ना, लास्ट में ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर उसने क्या किया हुआ है, ऑसिलेटर्स को डाल दिया है। सो अगर यहाँ पे उसने ऑसिलेटर्स को डाल दिया है, तो बेसिक आइडिया आपको ऑसिलेटर का होना चाहिए कि मतलब कि बेसिक क्या कंडीशन होती है, किसके अंदर आपका ऑसिलेटर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। अगर कोई सर्किट दिया हो तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि ऑसिलेटर है। तो उसने इंडिविजुअली ना लिख के यहाँ डाल दिया है कि ऑसिलेटर्स ओपैम के एप्लीकेशंस के अंदर आएंगे आपके पास। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। 555 टाइमर आप नहीं पढ़ सकते, आपने छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है जब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस सर्किट एंड पावर सप्लाई, रिपल रिमूवर, ये सारी चीजें उसने यहाँ से रिमूव की है आपके सिलेबस से। तो ये आपके सिलेबस से रिमूव हुआ है पार्ट। हाँ, इसमें मैं मान सकता हूँ कि एनालॉग सर्किट्स के अंदर आपका बहुत बड़ा चेंजेस है। एक और चेंज है यहाँ पे, उसने जो पावर एम्पलीफायर लिख के दिए थे आपको, पावर एम्पलीफायर भी आपने उसने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं एनालॉग सर्किट के अंदर से। तो पावर एम्पलीफायर अब आपके एनालॉग सर्किट के अंदर नहीं आएंगे, वो पहले भी नहीं आते थे यार। यही चीजें हैं, उसने क्या किया, जो जो टॉपिक जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, जहां से एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आता था, वो टॉपिक्स उसने रिमूव कर दिए। एक दो क्वेश्चन पास्ट हिस्ट्री में काफी टाइम से नहीं आए हुए हैं पावर एम्पलीफायर से, इन सारी चीजों से क्वेश्चन, तो उसने ये क्या किया, टॉपिक ही रिमूव कर दिए। तो हाँ, एनालॉग सर्किट के अंदर हमारे पास काफी सारे चेंजेस हैं जिसमें हमने पावर एम्पलीफायर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, एंड साइनसोइडल ऑसिलेटर्स नहीं पढ़ने, 555 टाइमर नहीं पढ़ना यहाँ पे,
और वोल्टेज रेफरेंस सर्किट एंड पावर सप्लाई, रिपल रिमूवर एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। सो एनालॉग सर्किट में मान सकता हूँ कि उसने थोड़ा सा इजी कर दिया पार्ट आपके लिए, बट लेकिन ऑसिलेटर का फिर से यही चीज कह रहा हूँ कि ऑसिलेटर को आप ये नहीं मान के चलना कि उसने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। ऑसिलेटर उसने कहाँ पे डाला हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सिलेबस के अंदर, ऑसिलेटर उसने डाल दिया है ओप एम्प के अंदर। तो बेसिक आइडिया आपको ऑसिलेटर का होना चाहिए। क्लियर है बात ये। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना आता है डिजिटल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है डिजिटल सर्किट्स के अंदर। उसने क्या किया यार, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो रिमूव कर दिया, क्योंकि 8085 से मैं मानता हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन आता था। तो आज अब ये बार उसने सिलेबस से 8085 माइक्रो प्रोसेसर को रिमूव कर दिया, बाकी सिलेबस सेम रखा है। इसकी जगह उसने एक नई चीज ऐड की है आपके सिलेबस के अंदर, वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट किया उसने, ऐड किया जो आपके सिलेबस में एक नया ही, जैसे 8085 था उसकी जगह उसने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका ऐड कर दिया। ये बेसिकली जरूरी भी है। 8085 जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, अब हम उसको क्यों पढ़ें। जो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रेजेंटली जो हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर बेस है। सो मैं ये मानता हूँ ये अच्छा एक गुड चेंज है, बड़ा अच्छा चेंज है। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पे इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, बाकी पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे इस बार गेट का। तो ये जो डिजिटल सर्किट्स है इसके अंदर बाकी कोई चेंज नहीं है। सबसे बड़ा चेंज क्या किया उसने, 8085 माइक्रो प्रोसेसर को रिमूव कर दिया एंड उसकी जगह आपके पास क्या डाल दिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चेंज है। कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर उसने कोई चेंज नहीं किया। कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा ही है, जो सारी चीजें पहले पढ़ते आए आज भी आपने वही पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के अंदर उसने कुछ चीजें रिमूव की हैं, कुछ चीजें ऐड की हैं। जैसे उसने क्या रिमूव कर दिया, बेसिक ऑफ टीडीएमए एंड बेसिक ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए एंड सीडीएमए। बेसिक कर दिया रिमूव टीडीएमए, एफडीएमए और सीडीएमए का। देखो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये आज भी पढ़ना पड़ेगा बेसिक ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेबस से रिमूव कर दिया बट पूछ तो सकता है। आप ये मान के चलो पीसीएम के साथ टीडीएमए को रिलेट करके पूछ सकता हो आपसे। मैं नहीं मानता कि ये रिमूव करने से हमें फर्क पड़ेगा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। एक चीज और, जो एरर करेक्टिंग कोड है उसके अंदर उसने चेंज करके कुछ और चीजें भी एडिशन में दी है। जैसे हम लोग केवल पहले हैमिंग कोड्स पढ़ते हैं, अब उसने जो है साइक्लिंग कोड्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए। साइक्लिंग कोड्स भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर चेंज है। बाकी मैं नहीं मानता टीडीएम में और एफडीएम में, सीडीएम में उसने अगर सिलेबस से रिमूव कर दिया तो आपको नहीं पढ़ने। हाँ, सीडीएम में आप छोड़ सकते हो, एफडीएम में और टीडीएम में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एफडीएम में हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं एंड टीडीएम में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ कवर करते हैं, वहां पर यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चेंज है, ये आपको फिर भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं ईएमटी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, देखो ईएमटी के अंदर हमने दो पार्ट्स हैं। जो बेसिक वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, देखो मैं कहता हूं आपको दो चीजें कि कुछ लोग आपको बोलते हैं कि यार उसको नहीं पढ़ के जाओ, बट अगर आपने गुड अच्छी रैंक अचीव करनी है तो आप उसको पढ़ के जाओ। बेसिक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा पढ़ के जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको एक डिटेल डिस्कशन करके जाना चाहिए एक बार। देन अगर आपको टॉप 100 में अंदर जाना है, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मुझे पता है टॉप 100 में कैसे आप पहुंच सकते हो। मैं खुद गया हूँ एक बार टॉप 100 में, 72 रैंक थी। बाकी मेरी काफी सारी रैंक्स हैं मेरे पास, जो मेरी पास्ट 4 इयर्स में आई हैं। तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा, आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी अच्छे से करके जाएं। अगर वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट दे के जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे वहां से। 2 क्वेश्चन का मतलब होता है यार काफी कुछ। 2 नंबर के अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर होते हैं, जो आपकी रैंक को बहुत इंप्रूव करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे से मेहनत करके टॉप 100 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो चीज होगी ये आपके पास कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ढंग से पढ़ के जाने हैं एक बार। बाकी और क्या उसने चेंज किया है, उसने चेंज जो किया है इसके अंदर वो रडार, बेसिक ऑफ रडार उसने यहाँ से रिमूव कर दिया है।
अगर हम सिलेबस में कंपैरिजन करेंगे तो बेसिक ऑफ रडार उसने सिलेबस से हटा दिया है। रडार में हम क्या पढ़ते थे, बेसिक 2 टाइप की रडार पढ़ते थे, रडार रेंज इक्वेशन पढ़ लेते थे, तो उसने रिमूव कर दिया। उससे तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हम आज भी पढ़ के जा सकते हैं, 2 फॉर्मूले याद करने में तो कुछ नहीं जाता अपना, तो वो हम पढ़ सकते हैं। उसने और क्या किया है इसके साथ में, हाँ एक और चेंज किया, उसने एक नई चीज ऐड की है, सर्कुलर वेवगाइड। हम लोग अभी तक जो वेवगाइड्स पढ़ते थे वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड थी, एंड उसने एक नई वेवगाइड ऐड कर दी, सर्कुलर वेवगाइड। तो अब हमें जो है सर्कुलर वेवगाइड भी पढ़नी पड़ेगी। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सो ये बेसिक से चेंजेस हैं आपके पास। तो जो मेन चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो एक तो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने एक नई चीज ऐड कर दी आपके पास, माइक्रो प्रोसेसर को हटा के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर दिया है। सो ये मेरा डिटेल डिस्कशन था पूरे सिलेबस को लेके। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी कहीं पे आपको डाउट है। एंड अभी कुछ और भी चेंजेस शायद आईआईटीज ने गेट के लिए किए हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी लेटेस्ट में जल्दी ही एक और वीडियो आएगा आपको उससे रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।